अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त और भाई मोहम्मद आसिफ बाट एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं क्रिप्टो मार्केट की क्विक अपडेट के साथ। रोजाना की तरह आज भी आपको देंगे क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन कि यहां पर मार्केट में क्या चल रहा है, जो इतनी खामोशी क्रिप्टो मार्केट में इस टाइम मौजूद है, क्या गुल खिलाने की तैयारी हमारा बिटकॉइन कर रहा है, हमारे बाकी क्रिप्टो मार्केट के कॉइन्स कर रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी अपडेट, एक बहुत रेड फ्लैग से भरा हुआ आर्टिकल आज पोस्ट हुआ है कॉइन डेस्क के ऊपर, जो कि क्रिप्टो की अगर न्यूज एजेंसीज की बात करें तो टॉप पर इनका नाम आता है। और वहां पर सवाल उठाए गए हैं बहुत सारे बाइनेंस के बारे में, बीएनबी के बारे में, जो कि जाहिर सी बात है जो बाइनेंस में दबाव है उसको मजीद इजाफा कर रहा है, जो इसके यूजर्स हैं उनके खदशात में मजीद इजाफा करेगा। तो वही डिस्कस करेंगे कि इसके बाद हमें बाइनेंस का फ्यूचर क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या बाइनेंस के बारे में कोई बहुत बड़ा फंड क्रिप्टो मार्केट को हिट करने वाला है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज की वीडियो में होंगी, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। और साथ में अगर फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मेरी शक्ल पहली दफा देख रहे हैं, मेरे चैनल को पहली दफा देख रहे हैं, तो पहला काम ये कर ले कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम नहीं मिले। और साथ में आप अपने दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना भी नहीं भूलना है। डायरेक्ट आपको लेके चलूंगा आपका टाइम वेस्ट किए बिना बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। बिटकॉइन चल रहा है 16,820 की रेंज में और 3 से 4 दिन हो चुके हैं मुसलसल कि बिटकॉइन बहुत खामोश बैठा हुआ है, कोई बहुत बड़ा मूव हमें दिखाई नहीं दे रहा। और जो टेक्निकली हम दोबारा इस्तेमाल करें तो कॉन्ट्रैक्शन पीरियड बिटकॉइन का और बाकी क्रिप्टो एसेट्स का इस टाइम चल रहा है। रीजन भी आप लोगों को पता है, अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, कि क्रिसमस के दिन चल रहा है आज। इसके अलावा हमने हिस्ट्रिकली देखा है कि जब भी क्रिसमस के दिन करीब आते हैं, और क्रिसमस वाले दिन भी खास तौर पे क्रिप्टो मार्केट बहुत खामोश रहती है। ज्यादातर जो लोग होते हैं दुनिया के, वो इस इवेंट को अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं, हॉलीडेज पर होते हैं, तो मार्केट पर उनका इतना ध्यान नहीं होता। और यहां पर वही आपको इस टाइम क्रिप्टो मार्केट पर दिखाई दे रहा है। और साथ में हमने हिस्ट्रिकली ये भी देखा है कि जब ये दिन खत्म होता है, यानी कि 25 दिसंबर खत्म होता है, उसके बाद अगला दिन जो होता है वो एक बहुत बड़ा मूव क्रिप्टो मार्केट में लेकर आता है। टेक्निकली कॉन्ट्रैक्शन पीरियड जब चल रहा होता है तो वो भी जब अगला मूव लेके आता है तो वो एक्सपेंशन का होता है, जो कि काफी बड़ा मूव होता है। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बिटकॉइन ने अपनी मिड रेंज अभी तक होल्ड की हुई है। मिड रेंज से ऊपर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, जो कि बुल्स ने फिलहाल होल्ड की हुई है, उससे वो अभी तक लूज नहीं कर रहे, हालांकि वॉल्यूम भी कम है। तो यहां पर दोस्तों दैट्स वाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो हमारी लॉन्ग की ट्रेड चल रही थी 16,300 की रेंज से, वो यहां पर हमने अभी भी होल्ड की हुई है 50% प्रॉफिट बुक करके। और बकाया के लिए जो स्टॉप लॉस है हमारा, वो हमने एंट्री से ऊपर रखा हुआ है। और अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो 17,300 का एरिया है वो हमें दिखाई दे सकता है, और कल का दिन एक एक्सपेंशन का जो दिन हो सकता है, तो उसके लिए आप लोगों ने खबरदार रहना है। बट यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर हिस्ट्रिकली चार्ट को देखें तो कई दफा जो उससे अगला दिन होता है, क्रिसमस से अगला दिन, वो हमें एक बहुत बड़े डंप की सूरत में भी मिलता है। मैं अभी आपको क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऊपर जाने के लिए, क्योंकि मेरे चार्ट्स मुझे ये बता रहे हैं, और मेरे चार्ट से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो हमारी मिड रेंज है वो बिटकॉइन ने होल्ड की हुई है। दैट्स वाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे ऊपर का मूव दिखाई दे सकता है, और वही मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं आपको ये कहूं कि नहीं, दोनों तरफ का मूव आ सकता है, ऊपर भी नीचे भी, तो जाहिर सी बात है फिर आप लोग कोई फैसला नहीं कर पाओगे। तो हमेशा भी ट्राई होती है कि आपको वन साइडेड मैं एक अपना ओपिनियन दूं, ताकि उसके हिसाब से फिर अगर चाहो तो स्टॉप लॉस के साथ आप लोग एंट्री वगैरह ले सको। बट आज के दिन मैं आपको वन साइडेड ओपिनियन तो अपनी दे रहा हूं, बट साथ में ये भी कह रहा हूं कि क्रिसमस वाला दिन जो है हिस्ट्रिकली काफी मैनिपुलेटिव मूव्स लेकर आता है। थोड़ा सा बच के चलना, बहुत बड़ा रिस्क क्रिप्टो मार्केट में इस वक्त लेने से गुरेज करना है आपने, क्योंकि अगर कोई मैनिपुलेशन होती है तो ये ना हो कि आपके रिस्क इतने बड़े हो कि फिर आप उससे उठ ही ना पाओ। और बेयर मार्केट के अंदर हमेशा अपने रिस्क हम लोग इसीलिए मैनेज करते हैं कि इस बेयर मार्केट से हमें किक आउट ना किया जा सके, और आखिरी दम तक हम लोग इस क्रिप्टो मार्केट में मौजूद रहे और अपना प्रॉफिट बनाते रहे। लेवल टू लेवल ट्रेडिंग का यही फायदा होता है। बहरहाल दोस्तों, ये क्विक सी अपडेट थी बिटकॉइन की। मैंने आपको बताया कि हिस्ट्रिकली क्या पॉसिबल है, हमारे टेक्निकल्स हमें क्या बता रहे हैं, और यहां पर बिटकॉइन की सूरत हाल फिलहाल लगभग वही चल रही है जो 2 से 3 दिन से चल रही थी। कोई चेंजिंग फिलहाल के लिए इसके अंदर नहीं है। अब चलेंगे दोस्तों इथीरियम की तरफ। तो इथीरियम में आपको ये बता दूं कि इथीरियम वैसे तो नॉर्मली
इस टाइम इतना बुरा नहीं चल रहा, बट यहां पर एक छोटी सी नेगेटिव चीज हमें ये दिखाई दी है और हुई है कि बिटकॉइन के इतने कॉन्ट्रैक्शन लेने के बाद जो इथीरियम ने जो पोजीशन होल्ड की हुई थी अपनी, वहां से हमें छोटा सा मामूली सा एक ब्रेकडाउन देखा है और उसके बाद जो हमारी अप ट्रेंड की एक ट्रेंड लाइन थी वो इथीरियम ने यहां पर ब्रेक डाउन की है। मैं आपको दिखा दूं तो ये हमारी ट्रेंड लाइन थी जो इथीरियम ने होल्ड की हुई थी यहां पर, और वो फिलहाल के लिए इथीरियम ने यहां से ब्रेक डाउन किया है और यहां पर अभी एक रीटेस्ट का मूव जो है हमें दिखाई दे रहा है। यहां पर ब्रेक डाउन हुआ है इस पॉइंट पे और यहां पर अब चांसेस हैं कि इथीरियम इसको रिटेस्ट करेगा, और अगर यही सूरत हाल बिटकॉइन की रही या बिटकॉइन ने नीचे का मूव लिया तो इथीरियम आपको बड़ी आसानी के साथ अपने पहले टारगेट जो लेकर चल सकते हो वो आप 1190 का टारगेट लेकर चल सकते हो इथीरियम के अंदर। तो इथीरियम के दोस्तों कोई भी लॉन्ग की पोजीशन जो है काफी रिस्की मुझे दिखाई दे रही है, ऊपर काफी बड़े रेजिस्टेंस एरियाज है इथीरियम के लिए और वो उसी सूरत में ब्रेक हो सकते हैं अगर बिटकॉइन कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर किस्म का मूव ले। अदरवाइज दोस्तों यहां पर मुश्किल है कि इथीरियम ऊपर सस्टेन कर पाएगा। दैट्स वाई मैं आपको यहां पर मशवरा दूंगा कि थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन जो है उससे आप गुरेज करो फिलहाल इथीरियम के अंदर। तो ये दोस्तों बिटकॉइन और इथीरियम के एनालिसिस थे। अब चलेंगे हम उस आर्टिकल की तरफ कि जो पोस्ट हुआ है कॉइनडेस्क के ऊपर। कॉइनडेस्क टॉप न्यूज एजेंसी है जो क्रिप्टो मार्केट की फंडामेंटल अपडेट्स हम तक पहुंचाती है और इस पर कोई भी आर्टिकल आना कोई छोटी बात नहीं है और उसका इतना डिस्कस होना भी एक फितरी बात है, खासतौर पर तब जो बाइनेंस और बीएनबी के बारे में हो जो बेचारे पहले ही मुश्किलात का शिकार है। और यहां पर जो सवाल उठाए गए हैं दोस्तों बता दूं मैं आपको, और ये बता दूं कि ये सवाल कोई नया नहीं है, पुराना ही सवाल है, बट दोबारा किया जा रहा है और अब बाइनेंस पर असर भी डाल रहा है। पहले बाइनेंस पे कोई असर होता नहीं था और बाइनेंस एक जैसे नाक पर मक्खी बैठी हुई होती ना उसको उड़ा देते हैं, वैसे बाइनेंस इस सवाल को भी उड़ा दिया करता था, किसी खातिर में लाता ही नहीं था। अब सवाल दोस्तों ये है कि बीएनबी टोकन जो कि बाइनेंस का नेटिव टोकन है उसकी इस टाइम मार्केट कैप है 40 बिलियन और एक वक्त में पिछले बुलन के एंड पर ये 116 बिलियन तक पहुंचा था। बहुत बड़ा मार्केट कैप है, कोई मामूली बात नहीं है किसी भी कॉइन के लिए इतना मार्केट कैप अचीव करना। उसके बावजूद सवाल ये उठाया गया है कि बीएनबी किसी भी यूएसए की बड़ी एक्सचेंज पर अभी तक बाइनेंस लिस्ट नहीं करवा पाया, हालांकि बहुत ज्यादा ट्राइज भी इन लोगों ने की हैं। सिर्फ एक एक्सचेंज मौजूद है यूएसए में जो कि है binance.us, इनकी अपनी ही सिस्टर एक्सचेंज कह लो या इनकी अपनी ही जेली एक्सचेंज कह लो। तो यहां पर बीएनबी का लिस्ट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑब्वियसली बात है लिस्ट होना ही था, बट और किसी भी एक्सचेंज पर लिस्ट ना होना यही बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। अब इस सवाल का जवाब दोस्तों आगे चलकर ये लोग इस तरीके से दे रहे हैं कि जो यूएस रेगुलेटर्स हैं उनसे एक्सचेंजेस डरती हैं और वो ये डरती हैं कि वक्ती माली फायदा उनको मिल जाएगा बाइनेंस से, बट आगे चल के उनकी एक्सचेंज मुश्किलात का शिकार हो सकती है, पाबंदियों का शिकार हो सकती है और ये पॉसिबल है कि सिर्फ बीएनबी की वजह से उनकी एक्सचेंज पर यूएसए में काम करने पर ही पाबंदी लग जाए, जो कि वो नहीं चाहते। दैट्स वाई वो बीएनबी को लिस्ट नहीं करते। एक और पॉइंट इस आर्टिकल के अंदर उठाया गया है जिसके अंदर वजन भी है, नया भी है, और पॉइंट दोस्तों ये है कि एफटीटी टोकन जब बर्बाद होना स्टार्ट हुआ था उसका मेन रीजन ये बना था कि यूएस रेगुलेटर्स ने उसे सिक्योरिटी लेबल्ड कर दिया था, जिसके बाद ये कॉइन अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा लूज करता गया। सबने बड़ी स्पीड से पैसा निकाला और ये दिनों के अंदर कोड़ियों के मोल हो गया था, और क्योंकि एफटीएक्स के रिजर्व्स में सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा एफटीटी टोकन्स का था, दैट्स वाई फिर वो एक्सचेंज भी बाद में बैंकरप्ट हो गई और उनके पास कुछ नहीं बचा। काफी बड़े बड़े जो इनके इन्वेस्टर्स थे उन्होंने वहां पर नुकसान भी उठाया है, बर्बाद भी हुए। और वही दोस्तों खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर बीएनबी के साथ भी ऐसा होता है कि आगे चल के बीएनबी को एज ए सिक्योरिटी लेबल्ड कर दिया जाता है, क्योंकि एट द एंड दोस्तों बीएनबी भी इसी एक्सचेंज का नेटिव टोकन है और यही इसका यूज केस भी है कि उनकी ब्लॉकचेन के ऊपर और उनकी एक्सचेंज पर ये यूज होता है। तो अगर ये सिक्योरिटी लेबल्ड होता है तो जाहिर सी बात है वो हशर इसका भी हो सकता है। दैट्स वाई शायद ये एक्सचेंजेस भी डर रही हैं और ये सवाल अब इतना ज्यादा हाईलाइट भी हो रहा है। और अगर दोस्तों ऐसा होता है जिसके चांसेस हालांकि बहुत कम है, मैं समझता हूं कि बाइनेंस इसको सरवाइव कर जाएगी इन फंड्स को, बट फिर भी दोस्तों एट द एंड वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, बाइनेंस हो, कोई भी एक्सचेंज हो, खतरा मौजूद होता है। इसीलिए जो भी आपकी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है वो आपको लाजमी पर्सनल कस्टडी में लेना चाहिए। आपको एक्सचेंजेस को, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए कि वहां पर आप बाइंग करो, सेलिंग करो, जो आपकी डेली ट्रेडिंग है वो करो, और सिर्फ वो पोर्टफोलियो अपना एक्सचेंजेस पे रखो जो आप लोगों ने हफ्ते के अंदर या उससे पहले आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। अदरवाइज जो भी आपके कॉइन्स जिनमें आप एसआईपी कर रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आपको लाजमी अपने पर्सनल वॉलेट्स, अपने हार्डवेयर वॉलेट्स या फिर पेपर वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर लेना चाहिए। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी।
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट भी कीजिएगा अपना फीडबैक कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और मजीद आप मेरे चैनल पे क्या देखना चाहते हो। और भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।